Fundamentals of Geometry, Chapter number 7, Exercise 7.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। बट इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी को आप समझ लें। एक दफ़ा अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो ये एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक्सरसाइज जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें सीधा पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट भी है, और इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो आपके फाइनल टर्म के यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में वो डेफिनेशंस आती हैं। अब ये क्या है, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है इस एक्सरसाइज से पहले वो है पॉलीगॉन। मैं सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि ये पॉलीगॉन है क्या। इन मैथमेटिक्स a polygon is a two-dimensional flat closed shape made up of straight line segments connected end to end। डेफिनेशन ये कह रही है पॉलीगॉन की कि मैथमेटिक्स में पॉलीगॉन एक टू डायमेंशनल फिगर होती है, एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होती है। अब टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर को यूँ समझें कि जैसे आप एक पेज लेते हैं, नोटबुक का एक पेज लेते हैं, वो जो नोटबुक का पेज है वो है आपका फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का मतलब एक बिल्कुल सीधी सतह। अब अगर आप उससे स्केल और पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, सर्कल नहीं स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम या पैरेललोग्राम या इसके अलावा जो बाकी ज्योमेट्रिकल शेप्स है जो आप ड्रॉ करते हैं, ये सारे के सारे फिगर्स कहलाते हैं टू डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल मैं थोड़ा सा यहाँ पर चूँकि थ्री डायमेंशनल का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड्स। इनका जिक्र आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन आगे नेक्स्ट क्लासेस में आई होप आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। क्यूब और क्यूबाइड थ्री डायमेंशनल फिगर्स है। अब उनको देखा कैसे जाता है, माचिस की जो डब्बी है, मैच बॉक्स जिसको हम कहते हैं, ये क्यूबाइड शेप्ड है। मैं थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। क्यूबाइड एक ऐसी शेप होती है जो क्लोज्ड फिगर होती है, लेकिन उसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेस जो है वो एक रेक्टेंगल होता है। तो अब आप अपने जहन में लाए मैच बॉक्स को, माचिस की डब्बी को, उसके 6 फेसेस हैं इस माचिस की डब्बी के, और हर फेस एक रेक्टेंगल है। आपको माचिस की डब्बी के 6 के 6 फेस नज़र आ सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। लेकिन वो फिगर जो आप किसी नोटबुक के पेज पे ड्रॉ करते हैं, वो नोटबुक का पेज कहलाएगा आपका फ्लैट सरफेस। क्या आप उसके हर फेस को देख सकते हैं स्क्वायर के? नहीं, आपको एक सीधा स्क्वायर फिगर नज़र आएगा जिसमें आप एक लाइन स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से और वहाँ पर आके उसी पॉइंट पर फिगर को क्लोज कर देते हैं। पहली लाइन लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी वापस उसी पॉइंट पर आके रुकेगी जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। इसलिए इसे हम पढ़ते हैं क्लोज्ड फिगर, यानी फिगर को आपने लाइनों से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। सो टू डायमेंशनल वो फिगर्स होती है जिसे सिंपली आप किसी भी फ्लैट पेज या सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉलीगॉन्स हैं ये सारे के सारे टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जिसमें शामिल है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इसके अलावा भी है जैसे क्वाड्रिलेटरल वगैरह। तो ये जो शेप्स है इनको हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में पॉलीगॉन, यानी एक ऐसी शेप जो टू डायमेंशनल हो और जिसे आप एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ कर सकें। अच्छा, आगे कहा गया है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। बिल्कुल आपने देखे होंगे, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, लाइनें क्या टेढ़ी होती हैं या टिल्ट होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती है जिनको आप ज्वाइन करके फिगर बनाते हैं। सो ये जो टू डायमेंशनल फिगर है, एक तो ये बनते हैं फ्लैट सरफेस पे, और दूसरा इनके जो साइड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट का मतलब है टुकड़ा, पीस या पोर्शन, ठीक है। कनेक्टेड एंड टू एंड, एक दूसरे के एंड से कनेक्ट होते हैं। जैसे ट्रायंगल है ना, पहली लाइन दूसरी लाइन के एक एंड पॉइंट से कनेक्ट होगी, तीसरी लाइन दूसरे और पहले लाइन के एंड पॉइंट से कनेक्टेड होंगी। तो ये होती है पॉलीगॉन। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं वो सब के सब कहलाते हैं पॉलीगॉन। उसके बाद अगला टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन तो आप समझ चुके हैं, अब रेगुलर का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे। अ पॉलीगॉन इन विच ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल और इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप, एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स की लेंथ भी एक जैसी हो, ठीक है ना, और उसमें मौजूद एंगल्स भी सेम हो। जैसे स्क्वायर की एग्जांपल लें, ठीक है ना, स्क्वायर के हर साइड की लेंथ इक्वल होती है और हर वर्टेक्स पर एंगल भी 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल इसमें रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हो सकता क्योंकि हर साइड की लेंथ एक जैसे नहीं है
आल्दो के हर वर्टेक्स का एंगल तो सेम है लेकिन साइड्स की लेंथ सेम नहीं है, लिहाजा वो एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। हाँ, पॉलीगॉन ज़रूर है। आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन बी डिटरमाइंड by the formula can be determined by the formula n minus 2 into 180 degree where n shows the number of sides of polygon। अब इंटीरियर एंगल्स, जैसे आप इस फिगर को देखें, ये एक ट्रायंगल है, मैंने इसका नाम दिया है रेगुलर ट्रायंगल। अब इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये यहाँ पे जो बन रहा है एक एंगल, दूसरा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ये पहला इंटीरियर एंगल, ये दूसरा इंटीरियर एंगल और ये इसका तीसरा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर है, ये इसका पहला इंटीरियर एंगल होगा, ये इसका दूसरा होगा, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये भी तीसरा हो जाएगा और ये इसका चौथा हो जाएगा। ये सारे के सारे रेगुलर पॉलीगॉन की एग्जांपल्स हैं। ये इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें मौजूद हर साइड की लेंथ भी एक जैसी है और हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल भी सेम है। यानी इस ट्रायंगल को नाम देते हैं हम रेगुलर ट्रायंगल, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स की लेंथ भी सेम है और हर एंगल भी 60-60-60 का है। अच्छा, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का मतलब है पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा और प्लस चौथा एंगल। तो इन फिगर्स के जो इंटीरियर जो अंदर एंगल बनने वाले हैं इस फिगर के अंदर, वो टोटल कितने होंगे उसे फाइंड करने के लिए फार्मूला लगेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब 2 और 180 तो नंबर है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। इस फिगर के कितने साइड्स हैं? जैसे इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, इस पेंटागन के 5 साइड्स हैं और हेक्सागन के 6 साइड्स हैं। सो n डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पे। तो ये थी रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन, एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके हर साइड की लेंथ भी एक जैसी हो और उसमें मौजूद हर एंगल भी एक जैसा हो। और किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर सम ऑफ एंगल्स, टोटल एंगल्स का सम कितना होगा ये फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। मैंने यहाँ आपके लिए कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स की एग्जांपल रखी है, जैसे रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को कहते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ड क्वाड का मतलब है 4, यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 4 साइड्स होंगे। अब रेक्टेंगल को भी आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल पर्टिकुलरली स्क्वायर को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, रेगुलर पेंटागन, ये एक ऐसी पेंटागन है, वर्ड पेंटा का मतलब है 5। पेंटागन एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स हो, पेंटा 5 को कहते हैं। हर साइड की लेंथ भी एक जैसी है और हर साइड पर, हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल भी एक ही जैसा होगा। अब आ जाते हैं हेक्सागन पे। अब इसके 6 के 6 साइड्स की लेंथ एक जैसी है और हर वर्टेक्स पर देखिए कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हर वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो एक जैसे होगा, सेम होगा। तो ये थी रेगुलर पेंटागन की रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशंस। अब आते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये जो बात की ना हमने यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इन फिगर्स के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके अंदरूनी एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, वो इस अगले टॉपिक में हम फाइंड करना जा रहे हैं। सबसे पहला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ट्रायंगल। किसी भी रेगुलर ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का सम कितना होगा, फार्मूला वही रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ साइड्स, तो आप देखिए इस रेगुलर ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं? 3, 1 2 3। तो n की जगह आप पुट करेंगे 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 180 एज इट इज। नाउ 3 - 2 1 मल्टीप्लाई बाय 180 180। तो किसी भी रेगुलर ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स, वैसे भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स 180 ही होता है। तो इस हिसाब से ये चूंकि रेगुलर ट्रायंगल है तो हर एंगल इसका होगा 60 60 60 डिग्री, बिकॉज 60 + 60 + 60 इज 180 डिग्री। अच्छा, अब फाइंड करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी शेप जिसके 4 साइड्स हो। सेम फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं? वर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब 4 होता है, यानी साइड्स 4 है। तो n की जगह आप लिखेंगे 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब 4 - 2 होगा 2, और जब आप 180 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 2s are 360 डिग्री। तो ये जो आपको रेगुलर क्वाड्रिलेटर नज़र आ रहा है या जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें जो टोटल सम ऑफ एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, वो कितना है? 360 डिग्री। आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं 90 + 90 180, 180 + 90 270,
270 प्लस 90 360 डिग्री। अच्छा, उसके बाद है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन 5 साइड्स वाले फिगर को कहते हैं, 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को कहते हैं। तो फार्मूला फिर वही रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n इस केस में क्या है, पेंटागन है तो n 5 है, यानी 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 5 - 2 इज 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 540। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको पेंटागन नज़र आ रहा है, इसमें टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, ये पहला एंगल, ये हो जाएगा दूसरा एंगल, ये आ जाएगा तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल और ये पांचवा एंगल। अब आप जब इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो इन टोटल का सम कितना होगा, 540 डिग्री। अच्छा जी, इसके बाद है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। सेम फार्मूला रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब चूंकि n 6 है तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 6 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 4, यानी 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आएगा 720। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो आपको रेगुलर हेक्सागन नज़र आ रहा है, इसके अंदर टोटल 6 एंगल है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये 4th एंगल, ये 5th एंगल और ये 6th एंगल। जब आप इन 6 के 6 एंगल्स को ऐड करते हैं तो इन सब का सम कितना होगा, 720 डिग्री। ये है वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से आप रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर मौजूद एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं, टोटल एंगल का मजमुआ कितना होगा। ठीक है ना। रेगुलर ट्रायंगल 180 डिग्री, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, रेगुलर पेंटागन 540 डिग्री और रेगुलर हेक्सागन 720 डिग्री। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.2 में, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले ये समझे कि पैरेललोग्राम है क्या। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप्ड एक फिगर होती है, ठीक है। आमतौर पर जो लोअर क्लासेस है उसमें आपने रेक्टेंगल की शेप डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप हुज 2 साइड्स आर लॉन्ग एंड अदर 2 साइड्स आर शॉर्ट। ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो हम प्ले ग्रुप या ग्रेड 1 में बच्चों को याद करवाते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पैरेललोग्राम की ये है, अ क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेटली ये एक 4 साइडेड फिगर है तो इसे नाम देंगे क्वाड्रिलेटरल, हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यहाँ 90 डिग्री एंगल का जिक्र नहीं हो रहा है, और यही वो चीज़ है जो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से अलग करती है। रेक्टेंगल के हर वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ किसी भी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल आपको नज़र नहीं आएगा। यही वो डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। सो एक ऐसी क्लोज्ड फिगर शेप जिसके 4 साइड्स हो और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और लेंथ इक्वल हो। कौन से होते हैं अपोजिट साइड? अपोजिट साइड फ्रंट फेस टू फेस को कहते हैं। जैसे AD का सामने वाला साइड कौन सा है? BC। अब BC और AD एक दूसरे के पैरेलल भी है। इन लाइनों की, इन साइड्स की लेंथ आप जितनी भी बढ़ा दें, ये 2 साइड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ये पैरेलल साइड्स भी है। प्लस अगर साइड AD की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो BC की लेंथ भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसी तरह साइड AB और साइड CD ये भी पैरेलल है। मीन्स इन दोनों साइड्स की लेंथ जितनी लेफ्ट और राइट में बढ़ा दे, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो लिहाजा ये पैरेलल भी हुए और इसके साथ साथ जितनी लेंथ AB की होगी, फॉर एग्जांपल ये है 6 सेंटीमीटर, तो CD की लेंथ भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि साइड्स की लेंथ सेम होगी, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए AB और CD पे आपको सिंगल एक लाइन नज़र आ रही होगी जो इन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। इन सिंगल लाइन्स का मतलब होता है, ये याद रखिए, ये बार बार आपके सामने आएगा कि दीज 2 साइड्स आर इक्वल। और इसी तरह AD और BC में डबल लाइन्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 2 साइड्स भी आपस में इक्वल और पैरेलल है। AB एंड CD आर इक्वल एंड पैरेलल, while AD एंड BC आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की इस ज्योमेट्रिकल शेप पैरेललोग्राम की। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी मैंने थोड़ा डिस्कस किया आपके साथ, अब मैं फर्दर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से करवाता हूँ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट साइड AB एंड साइड CD, ये है AB CD एंड BC DA, साइड BC एंड साइड DA और AD आर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट साइड्स है, BC का अपोजिट साइड AD, AB का अपोजिट साइड DC या CD, सच दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट। इस सिंबल को पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट,
और वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। साइड ए बी चूंकि साइड सी डी का अपोजिट है, लिहाजा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मींस इनकी लेंथ एक जैसी है। इसी तरह साइड बी सी का अपोजिट साइड ए डी है, लिहाजा ये दो साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, एक जैसे क्यों होते हैं? बिकॉज साइड सी डी और ए बी पैरेलल है। याद रखें, पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, तो जितनी लेंथ बी सी की है उतनी ही लेंथ ए डी की होगी। व्हाट इज बी सी एंड ए डी? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह ए डी और बी सी भी पैरेलल है, तो लिहाजा सी डी और ए बी की लेंथ भी सेम रहेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी एंड साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल, एक जैसे। ये पहली प्रॉपर्टी है, तो याद रखना है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में उनकी लेंथ इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, वैसे ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ए, एंगल सी, कहाँ है एंगल ए? इस नीचे वाले फिगर को मुलाहिजा कीजिए, ये भी वही फिगर है, मैंने कॉपी कर लिया। एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल्स है, एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है ना। एंगल बी एंड एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल्स है, ये भी एक दूसरे के आमने सामने। चूंकि साइड्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है, लिहाजा एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ए एंगल सी, एंगल बी एंगल डी आर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये बिल्कुल अपोजिट एंगल्स है, सच दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ए और सी आपस में इक्वल है। इसी तरह एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, यानी एंगल बी और एंगल डी भी आपस में, वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसे होना। तो ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की लेंथ एक जैसे होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स के एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी सेम होगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करके हम एक्सरसाइज 7.2 में से एक आध दो क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करेंगे। ये फिर वही टॉपिक है जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो, इसलिए मैंने दोबारा इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। रेगुलर पेंटागन, आपको डेफिनेशन का तो पता चल गया ऊपर कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 5 साइड्स हो, हर साइड की लेंथ भी इक्वल हो और हर अंदर मौजूद एंगल भी एक जैसा हो। अ पेंटागन इन विच 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पेंटागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, बिल्कुल वही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। अब n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। कितने साइड्स है इस रेगुलर पेंटागन के? 5 साइड्स है, सो 5 - 2 इंटू 180। 5 - 2 3 मल्टीप्लाई बाई 180 इज 540। अब डिफरेंस क्या है इस टॉपिक और वो जो शुरू में आपने पढ़ा था रेगुलर पॉलीगॉन्स के टॉपिक में? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि इससे पहले तो हम ये पढ़ चुके थे कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, टोटल इंटीरियर एंगल्स होंगे कितने, ठीक है ना। इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा सम, इन सब एंगल्स को ऐड करके। लेकिन यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि इसका हर एंगल होगा कितना, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कितना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ कि इसमें एंगल्स कौन से हैं। पहला ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है, चौथा है एंगल सी और पांचवा है इसमें एंगल डी। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी, चूंकि ये सारे एक जैसे हैं, कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, इनमें से हर एक एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, टोटल सम कितना इन सब का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। अब मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स जो आपने फाइंड किया था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, रेगुलर पेंटागन के अंदर टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, सम कहते हैं प्लस करने को, 540। तो यहाँ आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय पेंटागन के साइड्स कितने हैं 5। जब आप 540 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 108। इसका मतलब है यहाँ भी 108 एंगल है, ये भी, थर्ड भी और फिफ्थ एंगल भी जो है वो 108 एंगल है। अगर आप 108 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। अगेन डेफिनेशन यहाँ पे मैंने रिपीट की है, अ हेक्सागन इन विच 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागन।
अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ऊपर आपने वीडियो के शुरू में आपने ये समझ लिया था कि फार्मूला वही रहेगा n-2 इंटू 180। अब n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है इस रेगुलर हेक्सागोन के? 6 साइड। वर्ड हेक्सा का मतलब है 6। तो इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए फार्मूला है n-2 इंटू 180। n 6 है तो 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 इज़ 4, 180 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 720। इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, इन 6 के 6 एंगल्स को, तो टोटल सम कितना होगा इस रेगुलर हेक्सागोन का? 720 डिग्री, सम ऑफ द टोटल एंगल्स या सम ऑफ द टोटल इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब हर एंगल कितना होगा? ये एंगल्स कितने कितने के हैं? उसके लिए वही फार्मूला है फिर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना कैलकुलेट किया? 720 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। कितने साइड्स है इस हेक्सागोन के? 6। तो ये रहा डिवाइडेड बाय 6। जब आप 720 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके हर वर्टेक्स पर जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। इसके बाद एक और रेगुलर पॉलीगॉन है जिसे हम पढ़ते हैं रेगुलर ऑक्टागॉन। वर्ड ऑक्टा का मतलब है 8, यानी एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 8 साइड्स हो। और अगर वो रेगुलर ऑक्टागॉन है तो फिर एन ऑक्टागॉन इन विच 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर ऑक्टागॉन। ये एक ऐसी फिगर है जिसमें हर साइड की लेंथ भी सेम है और हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल भी एक जैसे होगा। अब इन सब का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? यानी इन सारे इंटीरियर एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना एंगल बनेगा? इसके लिए जो फार्मूला था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए वही फार्मूला है, ठीक है। तो याद रखें, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना हो तो फार्मूला होगा n-2 इंटू 180। अब n क्या है? 8 है। ऑक्टागॉन है तो 8 - 2 होगा 6। 6 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा 1080। यानी ये एंगल G, एंगल H, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F, इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 1080। अब सवाल ये है कि ये एंगल्स कितना है, इसमें से हर एक एंगल कितना होगा? इसके लिए फिर हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। फिर वही फार्मूला रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना था? 1080 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इस फिगर के? 6। तो जब आप 180 को 8 नॉट 6, मैंने 6 कह दिया गलती से, 8 है इसके साइड्स, ऑक्टागॉन है। तो जब आप 1080 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 135 डिग्री। इसका मतलब है कि हर वर्टेक्स पर एंगल है 135 डिग्री। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कल। क्या है ये सर्कल? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस व्हिच वी कॉल द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। इस फिगर को गौर से देखें, ये सर्कल है। ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट कहते हैं कलेक्शन को। इन पॉइंट्स के कलेक्शन को देखें, इनमें से हर एक पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं? बिल्कुल है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनता है? एक सर्कल की बाउंड्री वॉल बनती है ना, यानी एक सर्कल बनता है। और वो पॉइंट जिससे ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबरी के फासले पर है, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है इस सर्कल का। तो सर्कल की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये नहीं है जो आपने ग्रेड 1-2 में पढ़ा था कि अ सर्कुलर शेप इज कॉल्ड अ सर्कल। नो, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस, ठीक है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड रेडियस। A circle is a set of all points in a plane that are at a fixed distance called the radius। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, और इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये है बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन। और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये आपको एक सर्कल की बाउंड्री वॉल नजर आती है। इस सर्कल की बाउंड्री वॉल को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल के बाउंड्री वॉल को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और जो इन पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो सर्कल से रिलेटेड है। पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। वर्ड इंटीरियर का मतलब है अंदर और वर्ड एक्सटीरियर का मतलब है हदूद से बाहर।
तो वो पॉइंट जो सर्कल के हदूद के अंदर है और वो पॉइंट जो सर्कल के हदूद के बाहर है। हदूद का मतलब है ये जो बाउंड्री वॉल है सर्कल की। आप इस फिगर को गौर से देखें, यहाँ पॉइंट ए बी सी और डी सर्कल के अंदर है तो इन्हें पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, जबकि पॉइंट आई जे और के ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो सर्कल के हदूद से बाहर है, इन्हें पढ़ते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। कुछ पॉइंट आपको इस सर्कल के बाउंड्री वॉल पे नज़र आएंगे जैसे एच ई एफ और जी। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स एंड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। वन बाय वन करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन द फिगर पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये ए बी सी एंड डी और लाई इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर है। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। while points E, F, G and H, E, F, G and H lie outside of the circle, they are called exterior points. Sorry, इसमें शायद मैंने गलती कर दी, ये होगा I और ये होगा J और ये होगा पॉइंट K, ठीक है ना, पॉइंट के लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के बाहर है। कौन कौन से पॉइंट? आई जे के, तो इन्हें क्या नाम देंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। सर्कल के अंदर इंटीरियर और सर्कल के बाहर एक्सटीरियर। जबकि जो तीसरे पॉइंट्स है, पॉइंट्स ई, पॉइंट्स एफ, पॉइंट जी एंड पॉइंट के, सॉरी के की जगह मैं कर देता हूँ एच, लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट्स इस सर्कल के बाउंड्री वॉल सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स एंड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। अच्छा जी, अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इस फिगर में आपको जो ग्रीन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेक्टर, दरअसल इसी को ही सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर की डेफिनेशन कैसे होगी? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क कनेक्टिंग देम। अब इसमें वर्ड का जिक्र है टू रेडियाई। रेडियस अभी मैंने आपको बताया कि वो डिस्टेंस जो सर्कल के बाउंड्री वॉल यानी सर्कमफ्रेंस से शुरू होती है और सर्कल के सेंटर तक जाती है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियाई, प्लूरल रेडियाई है, ठीक है ना। तो ये एक रेडियस हो गया, इसको नाम देंगे ओ बी। सेंटर को मैंने नाम दिया है ओ, तो पहला रेडियस क्या होगा? ओ बी। दूसरा रेडियस क्या होगा? ओ सी। अब इसमें एक और वर्ड का जिक्र है आर्क। इस सर्कुलर पोर्शन को हम पढ़ते हैं आर्क। तो ये जो ग्रीन वाला जो आपको सेक्टर नज़र आ रहा है, इसका आर्क देखिए कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी तक। इसे हम पढ़ते हैं माइनर आर्क, छोटा आर्क। ये भी तो आर्क है फ्रॉम सी टू बी जो इस सेक्टर के बैक साइड पर है, इसे हम पढ़ते हैं मेजर आर्क। इसे माइनर आर्क, छोटा आर्क, और इसे बी सी बी को पढ़ते हैं मेजर आर्क यानी लंबा या बड़ा आर्क, ठीक है ना। सो ये है आर्क। सर्कल का किसी भी पोर्शन जो है उसे हम कहते हैं आर्क, गोल जो हिस्सा होता है सर्कल का। तो सेक्टर की डेफिनेशन एक ऐसा रीजन सर्कल का जो किसी भी दो रेडियसेस के दरमियान क्लोज्ड हो और एक आर्क मौजूद हो जो उन रेडियसेस को ज्वाइन करते हो, इस रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। वैसे ये भी सेक्टर हो सकता है, ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज ये भी तो दो रेडियस है। ये पहला रेडियस ओ सी और दूसरा रेडियस ओ बी, इसके दरमियान एक आर्क आपको नज़र आ रही, तो ये भी तो सेक्टर हुआ, ठीक है ना। ये माइनर सेक्टर है, छोटा सेक्टर, और इसको हम पढ़ते हैं मेजर सेक्टर यानी बड़ा सेक्टर। अच्छा, सेक्टर के बाद है सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्या होती है सीकेंट ऑफ अ सर्कल? अ लाइन विच पासिस थ्रू अ सर्कल, it intersects the circle at 2 points is called secant of the circle। अब एक सर्कल है, ऐसी लाइनें जो इस सर्कल से पास होती हो और इस सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, तो इन लाइनों को क्या पढ़ेंगे? सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। a line which passes through a circle, जो सर्कल से पास हो रही हो, it intersects the circle at 2 points। यहाँ देखिए दो पॉइंट्स पर यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रही है और यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये दोनों सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइनों को क्या नाम देंगे? सीकेंट ऑफ अ सर्कल। अगला टॉपिक है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड क्या है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब इसमें बड़ा हल्का सा फर्क आपको नजर आएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? अ लाइन विच पासिस थ्रू अ सर्कल, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स।
एक ऐसी लाइन जो सर्कल को आर पार के गुजरे और सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। जबकि ये क्या कह रहा है, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये वो सेगमेंट है कॉर्ड जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस ये है कि सीकेंट लाइन जो है वो सर्कल को आर पार करके गुजर जाती है, जबकि जो कॉर्ड है वो सर्कल के अंदरूनी पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके वहीं पर रहती है। ठीक है ना। सो आप देखिए ये भी लाइन कॉर्ड है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये इस जो बाउंड्री वॉल है वहाँ से पार नहीं हो रही। इसी तरह ये भी कॉर्ड है और इसी तरह ये तीसरा भी कॉर्ड ही है। सो ये है कॉर्ड की डेफिनेशन। इसके बाद है टेंजेंट टू अ सर्कल। ये भी बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट एनी ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, बहुत सारे पॉइंट्स जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, जब उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बनता है। तो इसका मतलब है यहाँ बेशुमार पॉइंट्स है जिन्हें ज्वाइन करके सर्कल बनाया गया। अब एक ऐसी लाइन जो किसी भी एक पॉइंट को छू कर गुजरे, यहाँ से टच करके गुजरे। ये टेंजेंट लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, नीचे से भी गुजर सकती है। ठीक, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को छू रहे, एक पॉइंट को। अब जहन में ये नहीं आया आपके कि ये तो वही कॉर्ड होगा या सीकेंट होगा। नो, सीकेंट सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, गुजर जाती है उससे, जबकि कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जबकि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके क्रॉस हो रही होती है। पिक्चर में आपको ये जो लाइन सेगमेंट है ए, ये वाजे नज़र आ रही है जो इस सर्कल पर एक टेंजेंट है। सो डेफिनेशन क्या हुई टेंजेंट की? अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इन द फिगर लाइन एल, इस लाइन को मैंने नाम दिया लाइन एल, इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट ए। सिर्फ इस एक ही पॉइंट को टच करके लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम नाम देंगे टेंजेंट ऑन द सर्कल। अच्छा जी, इसके बाद है कंसेंट्रिक सर्कल्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सर्कल्स with the same center but different radii are called concentric circles। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर तो एक हो लेकिन उनके रेडियसेस डिफरेंट हो। In the figure there are 3 circles with radius OA, OB and OC and center at point O। यहाँ आपको मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ करके दिए हैं, ठीक है ना। इन तीनों सर्कल का सेंटर एक ही है। इस सबसे बड़े सर्कल का सेंटर भी यही है, सेंट्रल दरमियाना नुक्ता है। फिर इस ब्लू वाले बड़े सर्कल का नुक्ता सेंट्रल पॉइंट भी यही है, और ऑरेंज जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, उसका भी वही जो है वो सेंट्रल पॉइंट वही है। यानी इन तीनों सर्कल्स का सेंट्रल पॉइंट तो एक है, अलबत्ता इनके रेडियसेस डिफरेंट है। यहाँ देखिए ये छोटे सर्कल का रेडियस क्या है, OA फॉर एग्जांपल, ये 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर इस ब्लू सर्कल जो येलो सर्कल से बड़ा है, इसका रेडियस कितना होगा? सेंटर से लेकर बाउंड्री वॉल तक, मैंने कहा इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। अब ये फॉर एग्जांपल है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो फिर आप ये देखिए कि तीसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, यानी ये जो तीसरा सर्कल है जिसकी बाउंड्री बड़ी है, इसमें जो रेडियस है वो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री वॉल तक डिस्टेंस को कहलाती है रेडियस। तो ये देखिए ये 3 सर्कल है जिसमें एक येलो कलर में है, एक ब्लू कलर में है और तीसरा जो है वो पिंक कलर में है। तीनों के रेडियसेस डिफरेंट है लेकिन तीनों का सेंटर एक ही है। इन टाइप्स के सर्कल्स को हम नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा जी जनाब, ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई होप अगर आपको थ्योरी समझ आ गई, आप खुद इस काबिल होंगे कि इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर सकें। क्वेश्चन 1 है डिफाइन अ पॉलीगॉन। बिल्कुल अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 or more straight edges as its side is called a polygon। वो डेफिनेशन साइड से थोड़ी सी डिफरेंट थी बट सेम मतलब रखते हैं। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हो या 3 से ज़्यादा साइड्स हो। 3 साइड्स होगा तो ट्राइंगल होगा, 3 से ज़्यादा होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो इसे हम पढ़ते हैं पॉलीगॉन। ईच पॉलीगॉन इज नेम्ड आफ्टर द नंबर ऑफ साइड इट कंटेन्स। हर पॉलीगॉन का नाम कैसे पड़ता है? जितने उसके साइड्स होते हैं। ट्राइंगल 3 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स है, पेंटागन 5 साइड्स है, हेक्सागन 6 साइड्स है, ऑक्टागन 8 साइड्स है। तो हर पॉलीगॉन का नाम जो है वो कैसे पड़ा? उनके साइड्स पर, जितने उनके साइड्स थे उसी हिसाब से उनका
नाम पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी आपने सिंपली पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉर्ट आउट पॉइंट्स फ्रॉम द फिगर। बताएं ये पॉइंट्स कौन से हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉन्साइक्लिक। जो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री के अंदर है, सर्कमफ्रेंस के अंदर है, उसे पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। तो कौन से हैं इंटीरियर पॉइंट्स? ए बी सी के। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? इंटीरियर पॉइंट्स आर ए बी सी के। अच्छा, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं? जो सर्कल के बाउंड्री वॉल सर्कमफ्रेंस से बाहर है, जे ई एफ डी। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सटीरियर पॉइंट्स कंसीडर होंगे, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स आर डी, जे ई एंड एफ। ये है वो 4 पॉइंट्स जो एक्सटीरियर है। अच्छा, उसके बाद कॉन्साइक्लिक थर्ड पार्ट है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स तो बहुत विजिबल नज़र आ रहे हैं। ये एल, ये एम, ये एन और ये ओ। एल एम एन ओ, ये देखिए ये बिल्कुल इस सर्कल के बाउंड्री पर मौजूद है। तो इनको हम नाम देंगे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आर ओ एल एम एन, ओ एल एम एंड एन। आई थिंक इसमें मैंने गलती कर दी, एल जो है वो कॉन्साइक्लिक, ठीक है। ओ एल एम एन बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, यानी सर्कल के बाउंड्री वॉल सर्कमफ्रेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपसे कहा ये सब कुछ थ्योरी से रिलेटेड है। आपने थ्योरी पढ़ ली तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया। सिंपली आपने यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो एक्सटीरियर है, जो इंटीरियर है या जो कॉन्साइक्लिक है। तो आप लिखेंगे इंटीरियर पॉइंट्स आर, फिर वो पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स आर, पॉइंट्स लिखें। फिर उसके बाद जो था एक्सटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, वो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द सीकेंट एंड टेंजेंट लाइंस। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा सीकेंट और टेंजेंट लाइन। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे, ज्वाइन करके सर्कल से बाहर निकल जाए। तो आप ये गौर से देखें, ये देखिए ये लाइन M1, ये इस लाइन का नाम है, और M2 ये दूसरे लाइन का नाम है। तो ये जो M1 और M2 है, ये इसमें क्या होंगे? सीकेंट लाइनें होंगी। टेंजेंट क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके पास हो। तो आप ये देख रहे हैं ये I1 और ये I2, ये 2 ऐसे सर्कल्स हैं जो इस, यानी जो सॉरी, ये 2 एक ऐसी लाइनें हैं जो इस सर्कल के सिर्फ 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे ऊपर और एक यहाँ बॉटम पे। तो इन दोनों लाइनों को हम नाम देंगे टेंजेंट। तो क्या हुआ टेंजेंट इस फिगर में? I1 I2, और इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, इसमें सीकेंट लाइन कौन सी हुई? M1 एंड M2। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे सीकेंट लाइंस आर M1 एंड M2 वाइल टेंजेंट लाइंस आर L1 एंड L2। डेफिनेशन को देख के ही आपने इसको सिंप्लीफाई। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने पढ़ लिए थे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। यही डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी पढ़ ली थी। शक्ल आपको एक पॉलीगॉन की नज़र आ रही है जिसके वर्टिसेस A B C एंड D। कुछ इसमें गिवन है और कुछ आपने फाइंड आउट करने हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, जैसे देखिए साइड BC की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो साइड AD की लेंथ कितनी होगी? अगर साइड AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो साइड CD की लेंथ कितनी होगी? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। इन द पैरेललोग्राम ABCD, साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। AB कहाँ है? AB ये रहा साइड AB जिसकी 4 सेंटीमीटर है, और ये इक्वल है साइड CD बिकॉज AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। अगर AB और CD कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर साइड AD 4 सेंटीमीटर है तो साइड CD चूंकि इसका अपोजिट है, ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। प्लस बुक में वाजे ये सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। इन सिंगल साइंस का मतलब क्या है? AB और CD पर, कि साइड AB एंड CD आर पैरेलल एंड इक्वल इन मेजरमेंट। इसी तरह साइड BC एंड AD, यहाँ पर भी जो सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि इन दोनों साइड्स की लेंथ भी एक जैसे हैं और ये पैरेलल भी है। तो अगर BC 3 सेंटीमीटर है तो AD भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर।
इसी एक्सप्लेनेशन के बाद आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी। व्हाट इज ए बी? एक्स, एंड व्हाट इज सी डी? इट्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे साइड की तरफ। दूसरा साइड ये है कि साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, बिल्कुल सही। जितनी लेंथ साइड बी सी की होगी उतनी ही लेंथ साइड ए डी की होगी। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सॉरी, ये है ए बी और सी डी, मैंने इसको दोबारा वाई के उसमें ले लिया। साइड ए बी की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो साइड सी डी की लेंथ भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, एक्स हो गया। वाई की तरफ आते हैं, पहली स्टेटमेंट मेरी सही थी। ओह, बी सी और ए डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी लेंथ भी एक जैसी होगी। ये लिखें, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए डी की लेंथ कितनी है? वाई है, और बी सी की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, जिससे ये साबित हुआ कि वाई की लेंथ कितनी है, सॉरी साइड ए डी की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और साइड डी सी की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल P जो है वो 106 डिग्री है। एंगल Q के दो एंगल्स है, एक x डिग्री है और दूसरा 48 डिग्री है, जबकि एंगल S का एक ही डिग्री है, y डिग्री। आपने मिसिंग यानी x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। मतलब ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले इन द फिगर PQRS, इस फिगर का नाम क्या है? पैरेललोग्राम का PQRS। मेजर एंगल y डिग्री एंड मेजर एंगल 48 डिग्री और अल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल सही। आप y डिग्री और 48 डिग्री को देखिए, ये क्या है? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर मैं इस लाइन SQ को कंसीडर करता हूँ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों, अच्छा फिर साइड SR और PQ क्या होंगे? 2 पैरेलल लाइंस होंगे, और साइड SQ इन 2 पैरेलल लाइन से गुजरने वाली एक ट्रांसवर्सल होगी। अब एंगल y डिग्री ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है, जबकि एंगल 48 डिग्री ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। दोनों इंटीरियर एंगल इन ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो इन एंगल्स को हम क्या नाम देंगे? जो हमने पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल्स। बोथ ऑफ देम आर इंटीरियर, one is on the right side of the transversal while the other is on the left side of the transversal। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। पिछले एक्सरसाइज में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो मैंने यही रेफरेंस दिया यहाँ पर। मेजर एंगल y डिग्री एंड मेजर एंगल 48 डिग्री आर अल्टरनेट एंगल्स। इफ दे आर अल्टरनेट एंगल्स देन y डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हुई? 48 डिग्री। अब आ जाते हैं x की डिग्री फाइंड करने के लिए। हमें चूंकि यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 108 डिग्री, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे भी हम यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए तो गिवन है ये। अगर आप इस दूसरे हिस्से को हटा देते हैं तो P, Q और R को देखिए, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। P, Q एंड S, सॉरी R नहीं S, ये एक ट्राइंगल बन रहा है PQS। और आपको पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है? किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया। तो ये जो ट्राइंगल PQS है, इसमें भी जो सम ऑफ एंगल्स है, P एंगल, Q एंगल और Y एंगल, ये तीनों कितने होने चाहिए? 180 डिग्री। तो अब आते हैं इसके दूसरे यानी कि x की वैल्यू की तरफ। नाउ इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQ एंड S, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। PQS एक ट्राइंगल है, तो इनमें मौजूद तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? मजमुआ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो चले देखते हैं क्या वाकई में है या नहीं। एंगल, मेजर एंगल x डिग्री जिसे आपने फाइंड करना है, प्लस मेजर एंगल y डिग्री जिसे आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 48 डिग्री है, प्लस 106 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो एंगल 106 है ये तो ऑलरेडी गिवन है, वर्टेक्स P पर है 106 डिग्री। तो अब आ जाते हैं 106 डिग्री यानी एंगल y जो है वो 48 डिग्री है, एंगल x हमने फाइंड करना है, जबकि तीसरा एंगल P जो है वो 106 गिवन है। तो और ये तीनों जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। अच्छा, उसके बाद 48 और 106 को ऐड करेंगे तो बनेगा 105 डिग्री। अब एंगल x डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 154 डिग्री।
तो इसका मतलब ये होगा कि जो 48 और 106 को आपने ऐड किया तो इससे आ जाएगा 154 डिग्री। अब ये 154 डिग्री यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे मूव करके 180 से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 626 डिग्री, जिसका मतलब ये हुआ कि एंगल वाई कितना है 48 डिग्री और एंगल एक्स कितना है 26 डिग्री। ठीक। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन द गिवन सर्कल इंडिकेट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया। सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल, ये भी आप कर चुके हैं। टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल, ये भी कर चुके हैं। सेक्टर ऑफ द सर्कल से भी आप वाकिफ़ है, सेंटर ऑफ द सर्कल से भी आप वाकिफ़ है। वन लाइन इनके आंसर है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसमें, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल कौन सी लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट ए बी। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो आप ये देखिए पॉइंट ए और बी एक दूसरे को इस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं, तो लिहाजा ए बी क्या होगा, कॉर्ड होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना, ये हुआ ए एंड बी। इसके बाद आते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन कौन सी होगी, सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके बाहर की तरफ निकल जाए। तो आप ये जो लाइन पी क्यू देख रहे हैं, इसमें ये लाइन इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स को इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन साथ में ये बाहर भी निकल रही है। तो इस लाइन को हम पढ़ेंगे सीकेंट में। और डिफरेंस कॉर्ड और सीकेंट में है यही, कॉर्ड की जो लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और वहीं तक महदूद रहती है, जबकि सीकेंट लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और वो सर्कल के बाउंड्री वॉल से भी बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट्स का आंसर क्या लिखेंगे आप, सीकेंट लाइन ऑफ द सर्कल इज पी क्यू। उसके बाद थर्ड पार्ट है टेंजेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके पास हो, वो है लाइन L1। आप इसको गौर से देखें, ये एक ऐसी सर्कल है, एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है और इस लाइन की नाम क्या रखा है मैंने, L1। तो लिहाजा L1 जो है वो क्या होगा, टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल। इसके बाद है सेक्टर ऑफ द सर्कल इज BOE। मैंने अभी आपको बताया सर्कल सेक्टर एक ऐसा रीजन होता है जो किसी भी 2 रेडियसेस के दरमियान होता है सर्कल में। तो ये देखिए, ये पहला रेडियस है OB और दूसरा रेडियस है OA। EOB या BOE ये मिलकर क्या बनाएंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक। इसके बाद है सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत ही सिंपल है। ये जो O आपको नजर आ रहा है इसे हम पढ़ते हैं सेंट्रल, यानी सर्कल का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा। सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। कल जो है हम रिव्यू एक्सरसाइज इसका सिंप्लीफाई करेंगे।